सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ी थी अकॉर्डिंग रिगार्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आई होप आप सेकंड लेक्चर पहले रिवाइज कर ले, फिर ही ये लेक्चर देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, ऑलराइट। हम लोग का थर्ड टर्म जिसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ने लास्ट टाइम लिगेंड्स के बारे में देखा था, लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, है ना, लिगेंड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था और उनके चार्ज के बारे में भी सीखा था। ठीक है, तो अब जो मैं आपको टर्म सिखाने वाला हूँ ना, उसके लिए सेकंड लेक्चर बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो पहले जाके वो लेक्चर रिवाइज कर लो। ठीक है, एनीवे, नेक्स्ट टर्म वी आर गोइंग टू स्टडी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज the number of dative bonds made by ligands towards central metal। ठीक है, towards central metal in complex compound। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है? सिर्फ नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड। जितने डेटिव बॉन्ड आपको दिखाई देंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर को ढूंढे कैसे, है ना, उसके कुछ स्टेप्स हैं, है ना। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी CN अभी के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट है आइडेंटिफाई the ligands present। ठीक है, अब वो जो कंपाउंड है बेटा, उसके अंदर एक या एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब क्या? इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? आपको उसका चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, आपको उसका डेंसिटी, यानी वो एक लिगेंड कितने बॉन्ड्स एक साथ बना सकता है ना, कितनी बार बाइट कर सकता है सेंट्रल मेटल को, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, उसका चार्ज पता होना चाहिए। अगर हो सके तो आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिए लिगेंड्स, फिर आप देखो कि ऐसे कितने लिगेंड्स प्रेजेंट है। ये कैसे पता चलेगा आपको? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के पता चलेगा। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, है ना, बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और लास्ट पॉइंट, फाइंड नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी हम लोग इसको है ना एक एक करके कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर अब मैं आपको सिखा दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? लिगेंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई म्हणजे क्या? उसका चार्ज पता होना चाहिए, उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए, हो सके तो उसका नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, आसान हो जाएगा सब कुछ। दूसरा, आपको कैलकुलेट करना है कि जो भी लिगेंड्स प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर मालूम पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? आपको डेटिव बॉन्ड्स काउंट करने होते हैं। मैं सबसे आसान एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ K4 FeCN6, इसको ब्रैकेट कर लिया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मुझे कैसे पता चला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? क्योंकि मुझे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई पड़ता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, मैंने बताया था। इस स्क्वायर ब्रैकेट के या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड कुछ दिखाई देगा या तो राइट हैंड साइड कुछ दिखाई देगा। करेक्ट है, इस बार राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ तो प्रेजेंट है, दैट इज पोटेशियम इज प्रेजेंट। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल होता है और उसके सराउंडेड कौन होते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, लुईस बेस होते हैं, और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है, लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पर कौन मेटल है? कार्बन, नाइट्रोजन या आयरन? ऑब्वियसली आयरन। तो ये जो आयरन है ये मेटल है, यानी सेंट्रल मेटल है। तो उसके अलावा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और कौन है? CN। करेक्ट है, तो ये लिगेंड हो गया और ये क्या हो गया बेटा? मेटल हो गया। चलो इसको पहचानते हैं, CN। करेक्ट है कि नहीं? CN माइनस ऐसा हम कहते हैं, ये है साइनो।
करेक्ट। याद करो ये जो साइनो था हमने सीखा था C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, C पे -1 चार्ज होता है ना, और यहां से बॉन्ड बन रहा है कि नहीं इस बार, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है, अभी कितने बनाए हुए हैं 3, तो ये जो एक्स्ट्रा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है चौथे बॉन्ड का, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पर, और ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ डोनेट करता है, यानी ये लुईस बेस हो गया और मेटल लुईस एसिड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर हमने सीखा था साइनाइड के अंदर कि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये दिखता है 2 जगह से डोनेट करने वाला, लेकिन एट द मोमेंट वो किसी भी एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। याद करो ऐसा क्या, दिखता 2 है लेकिन होता 1 है ना, दिखता बाइडेंटेड है लेकिन होता सिर्फ मोनोडेंटेड है। ऐसे टाइप के लिगेंड्स को हमने क्या कहा था, हमने कहा था एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक। तो ये जो साइनाइड है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पर इस समय मैंने साइनो लिखा हुआ है, यानी C से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। अगर मैंने आइसोसाइनेट लिखा होता तो क्या होता, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता, करेक्ट है। एनीवे दिस इज साइन। अब याद करो ये दिखता बाइडेंटेड है लेकिन होता क्या है, मोनोडेंटेड है। मतलब ये देखो उसका जो चार्ज है वो क्या है, -1 है, कोई बात नहीं। डेंटिसिटी देखिए, डेंटिसिटी क्या है, वो दिखता बाइडेंटेड है लेकिन है तो मोनोडेंटेड ना, मोनोडेंटेड, याद रखिएगा मोनोडेंटेड है, ठीक है। और नाम भी हमको पता चल गया, दैट इज साइनो। अब क्या करना होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, करेक्ट। देखिए आयरन के अलावा जो भी है सारे लिगेंड है, यहाँ पे साइनाइड के साइनाइड लिगेंड है, कितने लिगेंड्स है, देखो नंबर दिख रहा है आपको, 6 लिगेंड है, करेक्ट है। तो ऑलराइट मैं लिख देता हूँ कि 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है ना साइनाइड, और कोई टाइप के दूसरे लिगेंड्स पॉसिबल आई मीन दिख रहे हैं नहीं है, 6 लिगेंड्स है, करेक्ट। वो हम लोग ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के पता चला कि 6 लिगेंड्स है। अभी डेटिव बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। मोनोडेंटेड है तो एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, अरे एक ही बार वो मेटल को काट सकता है ना, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, मोनोडेंटेड कहा है, तो एक डेटिव बॉन्ड बना सकता है। पर ऐसे कितने प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, तो 6 × 1 यानी मोनोडेंटेड ना, कितना हो जाएगा, 6 डेटिव बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं, बात समझ में आई। तो यहाँ पर कितने डेटिव बॉन्ड बन पा रहे बेटा, 6 डेटिव बॉन्ड बन पा रहे, क्योंकि एक साइनाइड अगर एक बॉन्ड बनाता है तो ऐसे 6 प्रेजेंट है, इसलिए 6 डेटिव बॉन्ड बन रहे होंगे Fe की तरफ। यानी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, Fe यहाँ पर है, इसके यहाँ साइनाइड होगा, साइनाइड होगा, साइनाइड होगा, साइनाइड, साइनाइड एंड साइनाइड, इस तरह से 6 साइनाइड होंगे। सारे के सारे कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन नहीं कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सही है। इस तरह से देखिए, है ना। तो ये 6 साइनाइड इसने घेरा हुआ है और ये बॉक्स में है, और इसके बाहर है ना पोटेशियम प्रेजेंट है 4 बार। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हुआ होगा इसका, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज गोइंग टू बी 6, करेक्ट। तो उसी तरह से अब मैं दूसरा एग्जांपल भी अप्लाई करके बताता हूं आपको, ठीक है। ऑलराइट, देखिए फिर मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें फिर, ठीक है, कि कौन से एलिमेंट का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखिए लेट मी राइट दिस, CO इस तरह से मैंने कुछ लिखा हुआ है कंपाउंड, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके इस बार आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, दैट इज फाइन, उसका हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा क्या है, क्लोरीन है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन होता है, 2 चीजें होती है, एक सेंट्रल मेटल होता है जो कोबाल्ट है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और उसके अलावा जो भी प्रेजेंट है वो सबके सब लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो अमोनिया दिखाई पड़ रहा है आपको 2 बार, वो भी लिगेंड है, और EN याद करो, EN क्या था, EN एक लिगेंड था ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इथिलीन डायमाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये EN, इथिलीन डायमाइन, ठीक है, ये भी एक लिगेंड है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 कैटेगरी के लिगेंड्स प्रेजेंट है, अमोनिया भी प्रेजेंट है और EN भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो इसके अंदर कितने डेटिव बॉन्ड्स है इसको फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं लिगेंड्स को। तो इसमें 2 टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं, तो नंबर 1 क्या प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक। नंबर 2 क्या प्रेजेंट है, EN प्रेजेंट है, ठीक है। अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, इसका चार्ज कितना है, चार्ज 0 है,
ठीक है। एक्चुअली चार्ज का कुछ काम नहीं है ढूंढने में कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन क्या है हर बार में अगर चार्ज, नेम और डेंसिटी बोलते रहूंगा तो आपको लिगेंड्स लर्न होते जाएंगे, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन। ईएन जो होता है ना, याद कर सकते हैं आप ईएन का स्ट्रक्चर, इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर। इथ यानी 2 कार्बन होता है, इथिलीन डायमाइन यानी 2 बार अमाइन ग्रुप होता है, एक अमाइन ग्रुप इस बार होगा और एक अमाइन ग्रुप जो है वो इस बार यहाँ पर होगा, तो ये CH2 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा CH2। इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे, इस नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया इथिलीन डायमाइन का। एक ही मॉलिक्यूल है जो 2 बार बॉन्ड बना रहा है, यानी इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए इसका भी चार्ज क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। ठीक है, चलो डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए डेंसिटी, अमोनिया के सर पे एक ही लोन पेयर होता है तो वो एक ही बार बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, तो इसका डेंसिटी क्या हो गया बेटा? मोनोडेंटेड हो गया, सही है। पर इथिलीन डायमाइन का डेंसिटी क्या है? देखो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि नहीं, उसका जो स्ट्रक्चर है वही सिखाया था कि नहीं लास्ट टाइम। तो यहाँ पर देखो एक ही मॉलिक्यूल 2 बार बॉन्ड बना सकता है, इसके लिए ये जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? बाइडेंटेड हो जाएगा। ठीक है, नेम तो आपको पता ही है ईएन का, इथिलीन डायमाइन। ये अमाइन, AMMINE अमाइन, इसका स्पेलिंग इंपॉर्टेंट था कि नहीं? ऑलराइट, चलो तो ये इस तरह से आपको समझ में आया। दूसरा क्या चाहिए? कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिगैंड्स। ऑलराइट, जो अमोनिया है बेटा वो कितनी बार प्रेजेंट है? देखिए नंबर देखिए आप, वो 2 बार प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ लिख दूं ऐसा 2 बार प्रेजेंट है इंटू 2, ठीक। और फिर देखिए EN, इथिलीन डायमाइन, करेक्ट, ये कितनी बार प्रेजेंट है बेटा? EN सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट है ना, तो इधर क्या लिखना चाहिए बेटा? इंटू 1 लिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखेंगे इसके अंदर कितने डेटिव बॉन्ड बन पा रहे हैं। मोनोडेंटेड यानी एक बॉन्ड बनाता है, ऐसे 2 है, इसके लिए टोटल यहां से कितने डेटिव बॉन्ड आएंगे? 2 डेटिव बॉन्ड आ रहे हैं, सही है। बाइडेंटेड यानी 2 डेटिव बॉन्ड बनेंगे, ऐसा एक बार है, तो यहां से भी टोटल कितने डेटिव बॉन्ड आ रहे हैं? 2 डेटिव बॉन्ड ही आ रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो टोटल डेटिव बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे दोनों मिला के? 4। तो देयर आर हाउ मेनी? 4 डेटिव बॉन्ड्स पॉसिबल, है ना। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ पा रहा होगा। तो इस तरह से अभी मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड दूंगा और आपको उसका डेटिव बॉन्ड ढूंढना है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको उसका ढूंढ के मुझे देना है। ठीक है, फिर मैं आंसर्स भी लिख दूंगा उसका। ऑलराइट, चलिए तो अब ये कुछ एग्जांपल्स है वो देखते हैं और उसके अंदर आप मेरे को बताओ कि डेटिव बॉन्ड क्या होगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल देखो, Na3 फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर CO यानी कोबाल्ट, ठीक है, और NO2 यानी नाइट्रो, ऐसा 6 बार है। तो इसके अंदर बताओ कैसे करेंगे डेटिव बॉन्ड। सबसे पहले आपको लिगेंड्स पहचानने होते हैं कि नहीं? लिगेंड्स कहाँ होते हैं? बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर क्या होता है? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल ये है कोबाल्ट, इसके अलावा जो भी है लिगेंड है कि नहीं, मतलब सिर्फ ये वाला टर्म लिगेंड है, तो एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है ना यहाँ पे। तो देखो नाइट्रो NO2, ठीक है, जनरली NO2 पर चार्ज क्या होता है? -1 होता है, ठीक है, बट चार्ज का अपने को कुछ काम नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि -1 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ -1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, NO2 जो है इसका नाम नाइट्रो है और ये कौन सा डेंटेड लिगेंड है? ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, करेक्ट है कि नहीं? अगर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कितने डेटिव बॉन्ड बना सकता है? एक डेटिव बॉन्ड बना सकता है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट? 6 आर प्रेजेंट। तो एक बॉन्ड बना सकता है, ऐसे 6 है, तो टोटल डेटिव बॉन्ड्स कितने होंगे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा उसका? 6 हो जाएगा, आ जाएगा। इट मेक्स 6 डेटिव बॉन्ड्स। ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल देखो, K3 फिर बॉक्स है, फिर Fe लिखा हुआ है, फिर C2O4 थ्राइस ऐसा लिखा गया है। तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर चेक करना चाहिए कि नहीं? बॉक्स के अंदर ये सेंट्रल मेटल है, तो इसके अलावा जो भी है वो लिगेंड है, मतलब ये जो सेकंड टर्म है ये पूरा का पूरा लिगेंड है और सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? C2O4। याद करो C2O4 क्या था? C2O4 एक्चुअली इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, याद करो, ये ऑक्सैलिक एसिड से आता है। अगर H और H लगा दिया होता ना तो इथेन डायोइक एसिड बनता है, नहीं ऑक्सैलिक एसिड बनता, और ऑक्सैलिक एसिड से आता है, तो इसका नाम था ऑक्सलेटो। इसका शॉर्ट फॉर्म देखो C2O4, और चार्ज क्या है टोटल? -1 इधर -1 इधर, यानी टोटल चार्ज इज -2। ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑक्सलेटो, करेक्ट है कि नहीं? ये भी बॉन्ड बनाता है और ये भी बॉन्ड बनाता है, यानी ये एक्चुअली कितना डेंटेड है? दिस इज बाइडेंटेड, करेक्ट है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, पर कितने प्रेजेंट है यहाँ पर? 3 प्रेजेंट है। तो बाइडेंटेड यानी 2 बॉन्ड बना सकता है, और ऐसे 3 प्रेजेंट है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने बनाएगा? 6 बॉन्ड्स बनाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ पा रहा है। तो आपको कोई पूछेगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आपको ऐसा कैलकुलेशन वगैरह कुछ करके दिखाना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ माइंड में भी करके आप लिख देंगे ना डायरेक्ट कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो भी समझ में आता है। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है, आपको समझे कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला देखो, कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में लिखा है डाई एन, ऐसा 2 बार है, फिर ब्रैकेट करके ब्रैकेट के बाहर है Cl2। ठीक है, तो Cl2 वो आयनाइजेशन स्फीयर है, उसको जाने दो। ब्रैकेट के अंदर देखो कोबाल्ट के अलावा जो भी है सब लिगैंड है कि नहीं, तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या है, लिगैंड। अब ये जो सेकंड टर्म है लिगैंड, वो एक ही टाइप का है, इसका नाम देखेंगे क्या दिया है, डाई एन। याद करो डाई एन क्या था, इसका नाम था डाईइथिलीन। ठीक है, ट्राइअमाइन ऐसा नाम था कि नहीं इसका, डाईइथिलीन ट्राइअमाइन। डाईईथ यानी ईथ यानी 2 कार्बन वाला ग्रुप 2 बार है। ट्राइअमाइन यानी एक बार अमाइन ग्रुप यहाँ पर होगा टर्मिनल पे, एक बार अमाइन ग्रुप यहाँ पर होगा टर्मिनल पे, और एक बार बीच में होगा, इसलिए NH2 नहीं होगा, NH होगा बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए। ये क्या होता है, CH2 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 CH2। तो ये भी एक डोनर बनेगा, ये भी डोनर बनेगा, और ये भी डोनर बनेगा। तो देयर आर हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3 डेटिव बॉन्ड्स प्रेजेंट। ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि नहीं इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो ट्राइडेंटेड है, याद रहेगा आपको, ये क्या है, ट्राइडेंटेड। और इस पर चार्ज क्या है, 0, चार्ज इस पे नहीं है, इट इज चार्जलेस। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब याद आता होगा, इसलिए सेकंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ध्यान से लिखना, ये क्या है बेटा, इसका नाम है डाइथिलीन ट्राइमाइन, और ये है ट्राइडेंटेड। यानी कितने बॉन्ड बना सकते हैं अकेला मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड बना सकते हैं। पर ऐसे कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है ना, तो 3 बॉन्ड बनाने वाले 2 प्रेजेंट है, तो टोटल बॉन्ड्स कितने बन गए यहाँ पे, 6 बन गए। तो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आपको लग रहा है सर सब में 6 आ रहा है, तो क्या हमेशा सब में 6 ही होता है क्या, अरे अलग अलग होता है, अभी कोइंसिडेंटली यहाँ पे 6 आ रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 4 6 ऐसे ही होते हैं जनरली। ठीक है, पर ऐसा कुछ रूल नहीं है, कितना भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल मेटल्स। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे आगे और भी डिटेल में जाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, Ni, Ni यानी निकल, फिर ब्रैकेट में लिखा है DNG। याद करो DNG क्या था, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिलेटो। ठीक है, याद आया आपको, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो ऐसा लिखा था, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। और बाजू में लिखा है H2O वाटर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। इसमें ब्रैकेट के लेफ्ट में भी आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ब्रैकेट के राइट में भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसका आयोनाइजेशन स्फीयर एब्सेंट है। पर हमको उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही प्रेजेंट है, तो कोई बात नहीं। सेंट्रल मेटल कौन है, निकल के अलावा जो भी है वो सबके सब कौन है, लिगैंड्स है। तो यहाँ पे 2 वैरायटी के लिगैंड प्रेजेंट है, एक DMG प्रेजेंट है और दूसरा वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो DMG का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पहले ऑक्साइम सिखाया था, फिर डाइमिथाइल सिखाया था, है ना, फिर नाइट्रोजन ग्रुप की वजह से बॉन्डिंग होती है, ये सब बताया था। आई एम नॉट शोइंग इट अगेन क्योंकि जगह भी नहीं है और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन रिवाइज इट, या फिर आपने नोट्स बनाया होगा तो आप अभी के अभी वीडियो पॉज करके देख लो उस नोट्स के अंदर। ठीक है, एनीवे, हाँ, तो DMG जो है वो क्या है बेटा, इस पर चार्ज होता है क्या, नहीं होता है, चार्ज इज 0। और कितना डेंटेड है DMG, इट इज बाइडेंटेड। ठीक है, मैंने आपको बाइडेंटेड में 3 ही सिखाए थे, इथिलीन डायमाइन, EN, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और एक था ऑक्सीलेटो जिसपे चार्ज -2 था। ठीक है, एनीवे, और ये जो वाटर है, ठीक है, ये न्यूट्रल लिगैंड, इस पे भी चार्ज नहीं है, 0 है ना। और ये क्या होता है, मोनोडेंटेड होता है, सिखाया था कि लास्ट टाइम, मोनोडेंटेड। अभी आप चेक करो, बाइडेंटेड यानी एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बना सकता है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इंटू 2 प्रेजेंट है, तो 2 बॉन्ड बनाने वाले 2 प्रेजेंट है, यानी टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 4 रेटिव बॉन्ड्स हो गए। मोनोडेंटेड है यानी एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसे कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 2 डेटिव बॉन्ड आ जाएंगे। तो टोटल डेटिव बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे, बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द लिगेंड्स इन द कंपाउंड, टोटल आ जाएगा 6। तो इसका भी डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, डेटिव बॉन्ड यानी कौन, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अभी कोइंसिडेंटली इधर भी 6 आया, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, देखिए, है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा है 5th वाला FeCO5, ये CO बेटा ये कोबाल्ट नहीं है, ये C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसको कार्बोनिल भी पड़ता है। ठीक है, तो इधर भी बॉक्स के आपको लेफ्ट में कुछ नहीं दिखेगा, राइट में कुछ नहीं दिखेगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आयोनाइजेशन स्फीयर जो है वो एब्सेंट है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट है, जिसमें सेंट्रल मेटल Fe है ना। तो ये जो है वो लिगैंड है कि नहीं, CO। अब ये जो CO था कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या था, मोनोडेंटेड था, और ये चार्जलेस होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। ऐसे कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो एक बॉन्ड बनाने वाले 5 प्रेजेंट है, तो 5 आएगा कि नहीं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 5। देयर आर हाउ मेनी डेटिव बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड, 5 डेटिव बॉन्ड्स, करेक्ट है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, AgNH3 twice NO3,
इधर देखिए, इसमें आपको राइट हैंड साइड पे NO3 दिखाई दे रहा है कि नहीं बॉक्स के बाहर, तो ये उसका आयोनाइजेशन स्फीयर है, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ये उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल सिल्वर Ag, उसके अलावा जो भी है वो क्या है, लिगैंड। इसमें लिगैंड कौन है, अमाइन, NH3 को अमाइन पढ़ता है कि नहीं, तो अमाइन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मोनोडेंटेड, ठीक है, एक ही बॉन्ड बनाता है कि नहीं। ऐसे कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो डेटिव बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा इसका, 2। तो इस तरह से मैंने अगर आपको कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया, आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप लिगैंड को पहचानो, लिगैंड्स कितने हैं उनको पहचानो, और लिगैंड का टाइप क्या है, डेंसिटी क्या है वो पहचानो, और फिर कैलकुलेट करके लिखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर हमको फर्क नहीं पड़ता है कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तब हमको फर्क नहीं पड़ता है कि लिगैंड के ऊपर क्या चार्ज है ना, या फिर लिगैंड जो है वो जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उस समय से कोई लेना देना ही नहीं है उस बात का, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पर -2 चार्ज है ऑक्सीलेटो पे, तो क्या इस -2 का मैंने कहीं पर भी यूज किया क्या व्हाइल फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं, मैंने चार्ज का कोई यूज नहीं किया। आई डोंट वांट टू नो द चार्ज ऑफ द लिगैंड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैं क्यों हर बार आपको चार्ज के बारे में पूछ रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको ना हमेशा याद रहे, ठीक है। जितनी बार आप लिगैंड को पढ़ोगे ना, उतनी बार उसका नाम भी पढ़ा करो, उसका चार्ज भी पढ़ा करो, उसका टाइप भी पढ़ा करो, यानी मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड, क्योंकि ये सब है ना आपको अभी अभी याद रहेगा, लेकिन ये जब आपका एग्जाम आएगा, बोर्ड एग्जाम जो आज से 1 साल बाद होने वाला है, तब तक ये सब दिमाग में से वेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से ये सब पढ़ना चाहिए आपने, इसलिए हर बार रिवाइज करना जरूरी है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक समझा होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ। ऑलराइट, तो अभी अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो कंसेप्ट का नाम क्या है, ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है, या फिर ऐसा लिखते हैं चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, ठीक है, सेंट्रल मेटल। जैसे इस एग्जांपल के अंदर K4Fe6 के अंदर देयर आर 2 मेटल्स इन्वॉल्व, पोटेशियम भी एक मेटल है और आयरन भी एक मेटल है। तो सेंट्रल मेटल कौन होगा, जो बॉक्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है। पोटेशियम की वजह से कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, आयरन की वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आयरन अपना क्या हो गया, सेंट्रल मेटल हो गया। तो ये सेंट्रल मेटल के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है ये जानना बहुत जरूरी है, और इसी की वजह से आगे का बहुत सारा कंसेप्ट खुलता है। तो ये हम सीखेंगे कैसे निकालना है, और इस पे बहुत सारे एग्जांपल, 15-20 एग्जांपल, तो आपको ये कंसेप्ट एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। अभी ये स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ना आपको एक चीज सीखनी पड़ती है, जिसे कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं जिसे, डिसोसिएशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पर मैं आपको जरा बेसिक से लेके जाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, 2 टर्म आपको समझना चाहिए। एक टर्म होता है डिसोसिएशन, ठीक है, और एक टर्म होता है आयोनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म है और बच्चे ज्यादातर इसमें गलती करते ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए कोई एटम है, ए कोई क्या है, एटम है, ठीक है। आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोसेस या कोई तो प्रोसेस किया, और मान लेते हैं कि इसके अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है। समझो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो मैं माइनस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, तो बोलो ए पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ए एटम है, समझो आपने कुछ प्रोसेस करके उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, तो ए पर चार्ज आ जाएगा -1, है ना, क्योंकि आपने नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है। तो ए जो एटम था, क्या पहले से उस पर कोई चार्ज था, नहीं, उस पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अभी आपने उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आप इसको एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ी होगी। अगर मैं ए को आयोनाइजेशन एंथैल्पी देता हूं तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा और अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। तो इस जो प्रोसेस है जहां पे न्यूट्रल से मैं चार्ज स्पीसीज प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। प्रोड्यूसिंग आयन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, ठीक है। क्या पहले से ये आयन था, नहीं। क्या मैंने कोई प्रोसेस करके एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन का लेन देन करवाया, हाँ, उसका जिससे चार्ज आया, हाँ, तो उसे कहेंगे आयोनाइजेशन। इसका उल्टा प्रोसेस देखो, ये जो ए है इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, है ना।
तो यहाँ पर इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। तो ए पे पहले से कोई चार्ज था नहीं, आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसकी वजह से माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पर अनचार्ज स्पीसीज यानी न्यूट्रल स्पीसीज से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में जनरेट कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग चार्ज फ्रॉम न्यूट्रल स्पीसी। ये उसका डिस्क्रिप्शन है, आई विल नॉट से डेफिनेशन, बट मैं डिस्क्रिप्शन बोलूंगा कि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर आप चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो उसे आयोनाइजेशन कहते हैं। तो डिसोसिएशन क्या होता है, ठीक है, डिसोसिएशन में ऑलरेडी आयंस आर प्रेजेंट, बट दे आर जस्ट सेपरेटेड, है ना। इस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं NaCl सॉल्ट, तो ये जो NaCl सॉल्ट है ये ऑलरेडी Na+ और Cl- में एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। पर जब मैं इसमें वाटर ऐड करता हूं तो वाटर क्या करता है, ये जो प्लस माइनस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से चिपका हुआ है, पानी आ जाने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में आ जाएगा और इनको है ना सेपरेट कर देगा। तो आपको इस तरह से Na+ एक्वियस आयंस मिलेंगे। ये सॉलिड स्टेट में था ऑब्वियसली, है ना, पानी डालने के बाद Na+ एक्वियस आयंस जो पानी के अंदर घूम रहे होंगे और Cl- एक्वियस आयंस जो पानी के अंदर घूम रहे होंगे। ऑब्वियसली फिर भी इनके बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है, लेकिन अब वो जो आयंस है वो एक साथ स्टक नहीं है, वो थोड़े से फ्री हो गए हैं। तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूं डिसोसिएशन, जहां पर आयंस तो पहले से थे ही, सिर्फ आपने उनको क्या किया है, सेपरेट किया है, तो इसे डिसोसिएशन कहते हैं। ऐसा नहीं था कि NaCl के ऊपर पहले से ही कोई चार्ज नहीं था और आपने जबरदस्ती उसके अंदर एनर्जी दे के एनर्जी निकाल के चार्ज प्रोड्यूस किया, नहीं, आपने मेयरली एक सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया जिसकी वजह से ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस गॉट सेपरेटेड, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, आयोनाइजेशन सीख रहे हैं या डिसोसिएशन सीख रहे हैं, डिसोसिएशन। इसका हिंट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहले से ही आयोनिक फॉर्म में होता है, उसमें पहले से ही चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, आपको सिर्फ उस चार्जेस को सेपरेट करना है, ठीक है। तो आई होप आपका ब्रेन यहाँ पे क्लियर रहेगा कि हम लोग क्या प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसका कुछ जरूरत नहीं था, जस्ट आपका बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ और कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको एक जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई देगा, इसमें सेंट्रल मेटल होता है जिसकी तरफ एक लिगैंड के थ्रू डीबी का मतलब डेटिव बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से मैं लिख रहा हूं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिखेगा और इसके राइट हैंड साइड में कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम क्या कहते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, करेक्ट। तो इसके अलावा जो भी होता है लेफ्ट और राइट में हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। जब ऐसे कंपाउंड को हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट और आयोनाइजेशन स्फीयर गेट सेपरेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेट होने के बाद क्या, गेट सेपरेटेड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू रिमेंबर, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम लोग ऐसे कंपाउंड का डिसोसिएशन करेंगे, यानी किसी सॉल्वेंट में डाल देंगे, समझो वाटर में डाल देंगे, तो वो जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाएगा, उसमें पहले से चार्जेस होते हैं, उनके पास चार्जेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद में कैसे स्प्लिट हो जाएगा वो तो समझो, स्क्वायर ब्रैकेट अलग हो जाएगा और आयोनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाएगा। मैंने ऐसा बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो अलग हो जाएगा, यानी मेटल और लिगेंड अलग हो जाएगा, ऐसा बोला क्या, नहीं, ऐसा नहीं, ये जो बॉक्स है वो अलग हो जाएगा और उसके आजू बाजू जो भी चीज प्रेजेंट है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट अलग, आयोनाइजेशन स्फीयर अलग, पर इसके ऊपर जो चार्ज होगा सेम चार्ज इसके ऊपर भी होगा, बस साइन ऑपोजिट होगी। यानी इस पे अगर +2 चार्ज है तो इधर भी टोटल चार्ज +2 होगा,
अगर इधर टोटल चार्ज -3 है तो इधर भी टोटल चार्ज +3 होगा। सिर्फ जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन में हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा। ठीक है, जैसे इसका मैं एग्जांपल देखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ K फॉर एफिशिएंसी का, और समझाता हूँ कि कैसे करेंगे। देखो K 4 बार, FeCN 6 बार, और ये बॉक्स है। इसका अगर मैं डिसोसिएशन कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन बेटा, ये है ना वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, और ये उसके बाहर जो भी है वो क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, IS लिख देता हूँ, और इसको मैं CS लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको सेपरेट कर दो, इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो कैसे लिखना चाहिए बेटा, K4 ऐसा अलग हो गया। तो ऐसा K4 ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। K क्या होता है बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम पर चार्ज क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, +1 चार्ज होता है पोटेशियम पर। ऐसे कितने बार है, 4 बार है। तो ऐसे लिखना चाहिए कि 4 बार +1 यहाँ से अलग हो जाएंगे, 4 बार K+1 यहाँ से अलग हो जाएंगे। इस तरह से मुझे लिखना चाहिए K+1 ऐसा कितनी बार है, 4 बार। ठीक है, प्लस दूसरा क्या अलग हो जाएगा, बॉक्स। बॉक्स क्या है बेटा, Fe जिसके अंदर CN है कितनी बार, 6 बार, और ये लगा दिया मैंने बॉक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये बॉक्स अलग, बॉक्स के अंदर का कोई भी स्पीसीज है ना उसको अलग नहीं करना है आपने को, सिर्फ बॉक्स अलग करना है। मैंने क्या बोला था, सेपरेट होने के बाद चार्जेस को चेक करो। यहाँ देखो चार्ज क्या है, +1 ऐसा 4 बार है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज TC यानी टोटल चार्ज कितना हो गया, +4। बात समझ में आई। तो जो बॉक्स है उस पर चार्ज क्या रहेगा, बोलो, इक्वल रहेगा पर साइन ऑपोजिट रहेगा, यानी यहां पर बॉक्स के ऊपर चार्ज रहेगा -4। क्या चार्ज रहेगा, -4, क्योंकि यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है, +4। तो जब ये कंपाउंड स्प्लिट होता है तो इस तरह से दिखाई देता है, K+1 ऐसा 4 बार, प्लस FeCN 6, करेक्ट है, इस पे चार्ज है -4, इस तरह से स्प्लिट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं और भी एग्जांपल देता हूं तो आपको डिसोसिएशन और भी समझ में आएगा कि कैसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जस्ट होल्ड ऑन, आई होप आप नोट्स बना रहे तो आपने ये लिखा होगा, आई जस्ट वाइप इट ऑफ। ठीक है, नहीं बनाया है नोट्स तो पॉज करके या रिवाइंड करके प्लीज नोट्स बना लो। ठीक है, लेट मी वाइप इट ऑफ। थोड़ा एग्जांपल्स और लेते हैं तो आपको आयनेशन समझेगा। क्या अभी तक आपने सीखा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल क्या है, नहीं अभी तक सीखा नहीं। वो सीखने के लिए पहले डिसोसिएशन सीखना पड़ता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ, ये लेते हैं Na3, नहीं Na3 नहीं। ठीक है, हाँ, जो दूसरा एग्जांपल है वो हम लेते हैं AgNH3 कितनी बार, 2 बार, और फिर ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूं मैं NO3। ठीक है, हाँ, तो बताओ कि इसका आयनाइजेशन अगर, सॉरी आयनाइजेशन बोलो, डिसोसिएशन अगर हम करेंगे तो कैसे होगा। आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, इसका स्क्वायर ब्रैकेट और आयनाइजेशन स्फीयर है वो सेपरेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर इधर है और आयनाइजेशन स्फीयर इस बार राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, डजंट मैटर, इसको अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो, Ag और NH3 जो है वो 2 बार, ये बॉक्स अलग हो जाएगा। ठीक है, प्लस NO3 अलग हो जाएगा। तो इस तरह से लिखता हूँ, NO3 अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं चार्ज की, तो NO3 यानी नाइट्रेट आयन। ठीक है, अभी NO3 पे चार्ज क्या होता है बेटा, -1 होता है, करेक्ट। तो अभी टोटल चार्ज -1 प्रेजेंट है, तो बॉक्स के ऊपर टोटल चार्ज क्या रहेगा, +1 प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से बॉक्स के ऊपर क्या चार्ज है वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हमने ऐसे लिया Na3CO, क्या लेता हूँ, En ले लेता हूँ, ऐसा ले लिया कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो चलो इसके अंदर डिसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा बोलो, इसके अंदर जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, डजंट मैटर। आपने क्या कर दिया, सोडियम को अलग कर दिया प्लस बॉक्स को अलग कर दिया। बॉक्स क्या है, COEN3 है ना, यूं इस तरह से बॉक्स को आपने अलग कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, है ना। यहाँ पर देखिए, ऐसी जस्ट एग्जांपल ले रहा है, इसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, कोई भी रैंडम एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, तो ये जो सोडियम है वो कितनी बार है, 3 बार है, उस पर चार्ज क्या है, +1। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज, +1 3 बार, तो +3 टोटल चार्ज हुआ कि नहीं। तो बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, -3, मैग्नीट्यूड सेम बट साइन कैसा रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। इस तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ठीक है, तो आई होप आपको डिसोसिएशन के वजह से क्या समझ में आता है कि जो बॉक्स है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा। और एक बार आपको समझ में आ गया कि बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पूरे बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर प्रेजेंट जो सेंट्रल मेटल है उस पर चार्ज क्या आएगा।
है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल ढूंढने के लिए पूरे बॉक्स के ऊपर क्या चार्ज है वो पहले समझ में आना चाहिए, इसलिए आपको पहले डिसोसिएशन समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा कंसेप्ट आपको सिखाया। ठीक है, अब एक और बात बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, कि सर जब हम स्प्लिट करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट अलग हो जाता है और आयोनाइजेशन स्फीयर अलग हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि सिल्वर अलग हो गया और अमोनिया अलग हो गया। बॉक्स के अंदर जो भी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल और लिगैंड, वो क्यों डिसोसिएट नहीं होते, वो क्यों स्प्लिट नहीं होते। तो इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनना। जो बॉक्स होता है उसके बीच में क्या होता है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे मेटल और लिगैंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको आप नॉर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके ब्रेक कर सकते नहीं है। इन कंपाउंड्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये अपने आप को डिसोसिएट नहीं करते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेटिव बॉन्ड, करेक्ट। बल्कि ये जो प्रेजेंट है आयन, अब देखो बॉक्स पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो वो क्या है, बस एक दूसरे से यूं ही चिपके हुए, जैसे NaCl चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दैट इज व्हाई दिस बिकम्स सेपरेटेड इजीली एंड वी कैन नॉट सेपरेट दिस, वी कैन नॉट डिसोसिएट द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बॉक्स। ठीक है, तो इसलिए इसका डिसोसिएशन थोड़ा अजीब तरीके से होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रब करता हूं मैं, और अब मैं आपको लेके जाता हूं कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। देखिए इसी एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब आपको ये भी रखा जाए डिसोसिएशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल में फर्स्ट पॉइंट कैसे करना है। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या करना है, फाइंड द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या कैसे करेंगे, अभी आपको सिखाया कि नहीं, बॉक्स के ऊपर चार्ज कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन करके, समझ में आ रहा है। ओके, सेकेंड, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिगैंड। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करना है लिगैंड में, चार्ज को आइडेंटिफाई करना है लिगैंड में। ठीक है, और थर्ड, ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना, सम ऑफ चार्जेस ऑफ एंटाइटीज, sum of charges of entities of coordination sphere is equal to charge on coordination sphere। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने में, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। चलो, इसका अगर मेरे को सेंट्रल मेटल का चार्ज निकालना है, क्या करना चाहिए, सबसे पहले फाइंड द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी इसके अंदर। ठीक है, करके जरा अच्छे से लिखता हूँ, K4 FeCN6 का ब्रैकेट। ठीक है, चलिए इसके अंदर सेंट्रल मेटल कौन है, Fe। मुझे क्या करना है, Fe के ऊपर का चार्ज ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको करना चाहिए फाइंड द चार्ज ऑन द बॉक्स। कैसे करना चाहिए, वो डिसोसिएशन करके। चलिए इसका डिसोसिएशन जरा कर दीजिए, क्या बनता है, K+1, ऐसा 4 बार होगा कि नहीं डिसोसिएट अलग, फिर बॉक्स बन जाएगा FeCN के ऊपर चार्ज क्या है 6। इधर टोटल चार्ज क्या है 4 और +1, ऐसा 4 बार, तो +4, तो बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि आपने ढूंढ लिया बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या है -4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिगैंड एंड द चार्ज। ठीक है, लिगैंड क्या है इसके अंदर, साइनाइड। साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है -1। ठीक है, साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है -1। देयरफॉर टोटल चार्ज, करेक्ट, साइनाइड 6 बार है कि नहीं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक है, -1 × 6 = -6, करेक्ट है। अब लास्ट स्टेप, सम ऑफ चार्जेस ऑफ एंटाइटीज। एंटाइटीज यानी क्या, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर की एंटाइटी कहते हैं। जैसे इस बॉक्स के अंदर एंटाइटी कौन है, आयरन भी एंटाइटी और साइनाइड भी एंटाइटी है। ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब Fe का चार्ज प्लस साइनाइड के ऊपर जितना भी चार्ज है वो सब को अगर मिक्स करेंगे तो जो टोटल चार्ज होता है बॉक्स के ऊपर वो बनता है। इसका मतलब मैं ऐसा समझू कि Fe का जो चार्ज है मुझे अभी नहीं पता है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता है। साइनाइड के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है -1 है, ऐसा कितना है 6 बार है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा।
इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, ये चार्ज मुझे मालूम नहीं है, एफ का एक्स है नहीं मालूम है, प्लस साइनड का -6 है, तो टोटल चार्ज क्या है -4, वो बनना चाहिए कि नहीं? तो आप x का वैल्यू आराम से ढूंढ सकते हैं। देखो -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो x क्या हो जाएगा 6 - 4 बोले तो क्या 2, ठीक है, और 2 क्या है +2 है ना ऑब्वियसली, तो Fe के ऊपर जो चार्ज है वो होगा +2, तो यहाँ पर जो Fe के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या कहेंगे +2 कहेंगे। इस तरह से मैंने ढूंढ लिया कि Fe के ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट लगता है लोगों को, लेकिन ये क्या है, इससे आपको सारे कंसेप्ट एकदम दिमाग में रहेंगे। इसका एक और तरीका है चार्ज ढूंढने का जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। या तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक सिखाता हूँ, देखो, ठीक है। डायरेक्ट टेक्निक देख लेते हैं एक बार, देखिए K4 Fe CN6 का ब्रैकेट, बहुत आसान है। पूरे कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज क्या है अभी आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, करेक्ट। पोटेशियम का चार्ज क्या है +1, ऐसा कितनी बार है 4 बार है, तो ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं, प्लस Fe का चार्ज क्या है पता नहीं, x लिखना चाहिए, ठीक है, प्लस साइनाइड का चार्ज क्या है -1, ऐसा कितनी बार है 6 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज क्या आना चाहिए जो बॉक्स पे है, बॉक्स पे चार्ज क्या बेटा, आई मीन बॉक्स पे नहीं पूरे कंपाउंड पे चार्ज क्या अभी 0 है, तो अभी आपको इसमें से x ढूंढना है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा +4 प्लस x, यहाँ क्या हो जाएगा -6, तो इधर क्या बच रहा है x - 2 = 0, तो x क्या हो जाएगा 2। इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको Fe पे चार्ज क्या आएगा +2, तो आपकी मर्जी आपको कौन सा इजी लगता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को यही इजी लगता है ये वाला पार्ट, तो सर आपने इतना सब स्टेप वाइज ये सब क्यों सिखाया, ताकि आपको समझे कि एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप सीखने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि एंटाइटी को कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, एक एक लिगेंड के ऊपर चार्ज कैसे दिखाई देता है, इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग। तो अभी मैं आपको बहुत सारे कंपाउंड दूंगा और उसके अंदर आपको सेंट्रल मेटल का चार्ज ढूंढना है। आपकी मर्जी, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं तो भी वही आंसर आएगा, आप डायरेक्ट ढूंढेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि इस मेथड से ढूंढो या उस मेथड से ढूंढो, वो लोग सिर्फ आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट अस ट्राई 10-15 एग्जांपल्स ऑन दिस। चलो लेट अस डू दिस 5 एग्जांपल्स। Na2ZnCl4 ब्रैकेट में, तो इसके अंदर सेंट्रल मेटल कौन है Zn, तो इसका अपने को क्या ढूंढना है चार्ज ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड से ही कर रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं कि Na+1 होता है, ऐसा 2 बार है तो +2 चार्ज है टोटल, तो बॉक्स के ऊपर चार्ज टोटल क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन फाइंड आउट अबाउट जिंक, अदरवाइज यू कैन डू इट डायरेक्टली, ठीक है। टोटल चार्ज देखो इस पूरे कंपाउंड पे अभी क्या चार्ज दिख रहा है 0, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। सोडियम पर चार्ज कितना होता है बेटा +1, ऐसा कितना है 2 बार है, ठीक है। प्लस जिंक पे चार्ज कितना है मालूम नहीं, तो x लिखेंगे, ठीक है। प्लस Cl पे चार्ज कितना है -1, ऐसा कितनी बार है 4 बार है, ओके ना। तो चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इधर क्या हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा प्लस x, और ये क्या हो जाएगा -4 = 0, तो x क्या हो जाएगा बोलो, x - 2 = 0, तो x = 2, तो बोलो क्या हो जाएगा Zn के ऊपर चार्ज +2 हो जाएगा। दिस इज +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, इस तरह से ढूंढना चाहिए। ये एग्जांपल में देखो K3Al(C2O4) थ्राइस, इसके अंदर भी आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, पर इसमें हम लोग ने अभी डायरेक्ट मेथड यूज किया ना, तो इसके अंदर मैं थोड़ा लॉन्ग कट यूज करता हूँ, ठीक है, बट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो लॉन्ग कट में मैं कैसे करता हूँ, तो इसको मैं आयोनाइज कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, तो आपको आयोनाइजेशन भी आ जाएगा, कैसे K अलग हो जाएगा और ये बॉक्स जो है Al(C2O4) है ना, ये C2O4 ऐसा 3 बार, ये बॉक्स अलग हो जाएगा, करेक्ट है, दोनों के बीच में प्लस साइन आता है, अलग हो जाएगा। तो देखो K कितनी बार है 3 बार, तो इधर 3 लिखना चाहिए कि नहीं। K पे चार्ज क्या होता है +1, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज +1 3 बार, यानी टोटल चार्ज इज +3। तो सेम वे इस बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या रहेगा सेम, बट साइन अलग रहेगा, यानी बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या रहेगा -3, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके अंदर मुझे एल्यूमिनियम का चार्ज ढूंढना है ना, तो इसके बारे में देखेंगे व्हाट इज द टोटल चार्ज आई कैन सी ऑन द बॉक्स -3, तो टोटल चार्ज इज -3 ऐसा लिखना चाहिए इक्वल टू करके। तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है x, आई डोंट नो, प्लस ऑक्सलेटो है ना C2O4 इज ऑक्सलेटो, तो ऑक्सलेटो क्या होता है बाइडेंटेड होता है और उस पर चार्ज होता है -2, ये सब आपको याद रखना होता है जो सेकंड लेक्चर में हमने ऑलरेडी सीखा है। तो ऑक्सलेटो के ऊपर चार्ज है -2, ऐसा कितनी बार है 3 बार है, ओके। तो अभी x क्या आ जाएगा बोलो, x
और ये क्या हो जाएगा 3 2 -6 इज इक्वल टू -3। तो x क्या हो जाएगा 6 - 3, तो x क्या हो जाएगा 3 यानी +3। तो एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा +3 आएगा। +3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। आप डायरेक्ट भी ढूंढ के कर सकते हैं ना। टोटल चार्ज देखो मैं यहाँ पे करता हूँ शॉर्टकट में डायरेक्ट ढूंढ के फटाफट। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है 0। ये कितना हो जाएगा +1 3 टाइम्स प्लस x, और ये क्या हो जाएगा C2O4 है कितना है -2, ऐसा 3 बार है। करेक्ट है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको +3 ही आने वाला है। सेम रिपीट इसके बारे में देखते हैं, थर्ड एग्जाम के बारे में। ठीक है, विल डू इट डायरेक्टली। कैसे करेंगे? टोटल चार्ज कितना है बेटा इसका 0 है। विदाउट स्प्लिटिंग लिख रहे हैं तो 0, स्प्लिट करके लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग पे चार्ज क्या है। एनीवे प्लैटिनम का मुझे पता नहीं हो सेंटर मेटल है, उसी का तो चार्ज ढूंढना है कि नहीं, तो इसको x लेता हूँ प्लस NH3 अमोनिया यानी अमाइन इसका नाम था। इस पर चार्ज क्या होता है 0 होता है, न्यूट्रल होता है, याद रखना होता है। ठीक है, ऐसे कितनी बार है 4 बार। प्लस ब्रोमीन पे चार्ज क्या होता है -1, ऐसा 2 बार है, तो -1 ऐसा 2 बार है। करेक्ट है। प्लस ये वाले ब्रोमीन पे भी देखो -1 है, ऐसा 2 बार है। तो ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो देखो -2 -4 उधर जाएगा तो +4। ये क्या हो जाएगा 4 × 0 0, तो x पे चार्ज क्या आएगा +4 यानी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम +4। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे। अब इसके अंदर आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, डायरेक्ट करना है या स्प्लिट करके करना है। तो अभी इसमें डायरेक्ट क्या था तो कोई बात नहीं, मैं इसमें स्प्लिट करके करता हूँ, फिर डायरेक्ट करके ही बता दूंगा ना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। चलो स्प्लिट करो जरा, इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स अलग आयनाइजेशन स्फीयर अलग, बॉक्स को अलग कर लेते हैं। तो Cr H2O 4 बार Cl2, ये बॉक्स अलग हो जाएगा, प्लस ये Cl2 जो है वो अलग हो जाएगा। Cl2 ऐसा, Cl पे चार्ज क्या होता है -1 और 2 है, इसके लिए यहाँ पे ऐसा 2 लिखना चाहिए कि नहीं। तो टोटल चार्ज आउटसाइड द बॉक्स क्या है 2 × -1 यानी -2। तो टोटल चार्ज ऑन द बॉक्स क्या होगा +2 होगा। बात समझ में आई? इसे इस तरह से मैंने लिख दिया। इसमें मुझे क्या ढूंढना है, क्रोमियम का चार्ज ढूंढना है कि नहीं। तो ये क्या है मुझे पता नहीं, x टोटल चार्ज क्या दिख रहा है +2। करेक्ट है, टोटल चार्ज +2 है। ये क्या है x आई डोंट नो, प्लस H2O वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है, ऐसा कितनी बार है 4 बार है। न्यूट्रल यानी 0 चार्ज है ना। क्लोरीन कितना है -1, ऐसा 2 बार है, तो लिखना चाहिए कि नहीं। तो x क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 × -2 क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू +2। करेक्ट है। तो इधर बोलो क्या चार्ज आ जाएगा, x इक्वल टू +2 था, ये भी उधर जाएगा ना, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, x इक्वल टू +4। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया क्रोमियम का +4। अभी आप डायरेक्ट करके देखो, ये कितना है नहीं मालूम, x प्लस वाटर का 0 × 4 प्लस क्लोरीन का -1 × 2, पर ये वाला क्लोरीन है वो भी क्या होगा -1 × 2, और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। देन फाइंड आउट x क्या आएगा फिर से +4। ठीक है, अब ये 5th वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, NiCO4। ठीक है, ये देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड भी कुछ नहीं है, यानी इसका आयोनाइजेशन स्फीयर एब्सेंट है। तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो डिसोसिएट करने के लिए आयोनाइजेशन स्फीयर तो होना चाहिए कि नहीं, वो है ही नहीं। तो ये जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो सकता नहीं है। तो इसका चार्ज क्या होगा, बहुत सिंपल है, आपको बॉक्स के ऊपर चार्ज क्या दिखाई दे रहा है 0 दिखाई दे रहा है। करेक्ट है। तो ये टोटल होगा कि नहीं सबके अंदर के एंटाइटीज का चार्ज का। तो यहाँ पे निकल का चार्ज क्या है वही तो नहीं पता है, वही तो ढूंढना है x, आई डोंट नो। ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज होता है 0, और ऐसा कितनी बार है 4 बार है। तो x का वैल्यू भी क्या आने वाला है 0, यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितना है 0। क्या सर 0 हो सकता है? हो सकता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है चार्ज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ रहा है मतलब निकल जो है वो चार्ज लेस है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 एग्जांपल समझ में आए रहेंगे। तो अब मैं और 5 या 6 एग्जांपल आपको देता हूँ, पर वो सॉल्व मैं नहीं करूंगा, वो आपको घर पे सॉल्व करना है ऐसा प्रैक्टिस। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। तो ये कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कुछ सम्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6th एग्जांपल में देखिए, ये आपको ढूंढना है इसके अंदर सेंटर मेटल का चार्ज क्या है। क्या इसके लेफ्ट और राइट में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी आयनाइजेशन स्फीयर एब्सेंट है। ठीक है, अब जो आयनाइजेशन स्फीयर अगर मैं कह रहा हूँ एब्सेंट है और इस पे बॉक्स पे चार्ज क्या है 0 है। ठीक है, करेक्ट। 7th वाला एग्जांपल देखिए, 7th वाला एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट में कोई भी आयन्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, यानी आयनाइजेशन स्फीयर है वो एब्सेंट है। ठीक है, पर मैं ऐसा कहना चाहिए क्या आयनाइजेशन स्फीयर एब्सेंट है? ऐसा एक्चुअली एब्सेंट नहीं है, वो मिसिंग है। देखो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर चार्ज +2 है, इसका मतलब ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, समझो B A, समझ लो A करके कोई है जिस पर चार्ज क्या होगा -2 होगा, जो इसको बैलेंस करके कंपाउंड बना रहा होगा। ठीक है,
तो ये है ना वो उसका आयोनाइजेशन स्फीयर है जिसको मैंने निकाल दिया है, डिसोसिएट कर दिया है, इसके लिए आपको बॉक्स पर चार्ज दिखाई दे रहा है +2। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए आयोनाइजेशन एब्सेंट है, आयोनाइजेशन स्फीयर एब्सेंट है, एब्सेंट नहीं है, इट इज मिसिंग। ठीक है, क्योंकि बॉक्स पर चार्ज, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एब्सेंट है क्योंकि बॉक्स पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे रहेंगे। नेक्स्ट देखिए 8th वाला, इसके अंदर है पोटेशियम इज देयर आयोनाइजेशन स्फीयर में। ठीक है, सेम वही है 19। 10th वाला एग्जांपल देखिए, इसमें थोड़ा आपको डाउट आएगा। यहाँ पर बाहर कॉपर है ना, अब प्रॉब्लम क्या है, जो कॉपर है ना वो +1 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, +2 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। आपको किसका चार्ज ढूंढना है, Fe का चार्ज ढूंढना है, उसके लिए बाकी सबका तो चार्ज पता होना चाहिए। तो आप कॉपर का चार्ज +1 लेंगे या +2 लेंगे, तो वो लोग एग्जाम में आपको बताएंगे कि कौन सा चार्ज लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे हिंट दिया, कॉपर का चार्ज +2 लेना है और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलराइट, बाकी तो आप कर सकते हैं, इतना तो ईजी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर होता है, ठीक है, लेट मी राइट, आयोनाइजेशन स्फीयर, उसके अंदर जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, काउंटर आयन। क्या बोल सकता हूं मैं, काउंटर आयन। तो चलो इस एग्जांपल में मैं आपको पूछता हूं कि काउंटर आयन कौन है। काउंटर आयन यानी कौन, वो आयन जो आयोनाइजेशन स्फीयर में, ये स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसको छिपा दो तो बचा कौन, आयोनाइजेशन स्फीयर। उसमें क्या दिख रहा है आपको, बेरियम। बेरियम के चार्ज क्या होता है, +2। तो बेरियम आयन जो है उसको मैं काउंटर आयन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इस वाला एग्जांपल में देखो, बॉक्स के बाहर कौन होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी क्लोरीन जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है कि नहीं। तो क्लोरीन का जो -1 चार्ज है, क्लोरीन आयन, उसको मैं क्या कहूंगा, काउंटर आयन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो कभी मैं आयोनाइजेशन स्फीयर बोलने की जगह काउंटर आयंस बोल दूं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये इतना होमवर्क आप करके रखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में सब इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर आगे मैंने पढ़ाया तो इतना ही पढ़ेंगे एनीवे। जाते जाते मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एरिया में कंफ्यूजन होगा, इसलिए ठीक है एक बार सिर्फ सुन लीजिए कि अगर मैंने ऐसा लिखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या लिखा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा आपको, ऑब्वियसली बॉक्स होगा जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में डेटिव बॉन्ड होगा। ठीक है, L यानी लिगेंड, D यानी डेटिव बॉन्ड, इसके लेफ्ट में कुछ होगा, इसके राइट में कुछ होगा, है ना। तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, फिर से एक बार बोल दो, मुझे पता है मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और ये जो भी पार्ट होगा या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होता है, या तो लेफ्ट वाला प्रेजेंट होता है या तो राइट वाला प्रेजेंट होता है, या तो दोनों भी प्रेजेंट नहीं होता है, पर दोनों भी प्रेजेंट हो ऐसा आज तक लिखा गया नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, तो इसका हम लोग ने कर दिया डिसोसिएशन। क्या कर दिया, आप आयोनाइज नहीं कर सकते बेटा इसको, ये आयन पहले से ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसके अंदर पहले से ही होता है, आप उसको सिर्फ अलग कर सकते हैं, डिसोसिएशन कर सकते हैं। कैसे डिसोसिएशन कर सकते हैं, किसी सॉल्वेंट में डाल दो या फिर समझ लो मैंने वाटर में डाल दिया इसको, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कैसे हो जाएगा, आपको आयन मिलेंगे प्लस आपको बॉक्स मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही चार्ज इसके ऊपर होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, इस तरह से। तो जब ये पूरा कंपाउंड होता है बिफोर डिसोसिएशन हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं, पर जब डिसोसिएट हो जाता है तो जो बॉक्स बचता है ना उस पर चार्ज आ जाता है, तो N लिख रहा हूं यानी जो भी चार्ज है, और वही चार्ज यहां पर होगा कि नहीं। अब ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट चार्ज आ जाता है। तो याद रखना, जब भी बॉक्स के ऊपर चार्ज आ जाता है ना, जब भी बॉक्स के ऊपर चार्ज आ जाता है ना, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा नहीं पढ़ते हैं, हम उसको पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या पढ़ते बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि चार्ज आ गया उस पर, प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, चार्ज आ गया तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। और ये जो होता है ना, इस पे भी चार्ज प्लस आया माइनस आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर नहीं कहेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है ना ये, इसलिए इसे मैं कहूंगा काउंटर आयन। क्या कहूंगा, काउंटर आयन। इसका एग्जाम्पल देख ले, 2 एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यही सब पुराना एग्जाम्पल जो हम लोग अब तक ले रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान होता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, CONH36Cl2 ये ले लेता हूँ, दोनों भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इसको जरा स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो 4 टाइम्स K प्लस FeCN6, इस पे चार्ज आ जाएगा -4। इस तरह से स्प्लिट कर दिया। तो ये जो है इसे क्या कहूंगा मैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहूंगा, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, और इसे मैं क्या कहूंगा, काउंटर आयन। और इसे पूरे को मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, सेम वे इधर देखिए, इसको अगर हमने स्प्लिट कर दिया बताओ क्या हो जाएगा, बॉक्स ऐसा रह जाएगा, बॉक्स क्या है CONH3 6, बॉक्स के अंदर की चीजें स्प्लिट नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, और क्या हो जाएगा Cl बाहर हो जाएगा, Cl 2 बार है माइनस, ऐसा लिखना चाहिए कहीं, तो टोटल चार्ज -2 है, तो बॉक्स पर चार्ज क्या आ जाएगा +2। तो इधर जो बॉक्स है उसको मुझे क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन, क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आयन कहना चाहिए। और ये जो है उसे क्या कहना चाहिए, काउंटर आयन कहना चाहिए। चार्ज चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर भी आगे क्लासिफिकेशन होगा, कैटायन है, एनायन है, लाइक दैट, पर वो मैं आगे के लेक्चर्स में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको बैठ गया रहेगा दिमाग में कि स्प्लिट होने के बाद काउंटर आयन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स आयन हो जाता है, उसके पहले दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा पड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स टुवर्ड्स मेटल। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ये करेक्ट डेफिनेशन आपको रॉन्ग नहीं देगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर जो है ना थोड़ी सी डेफिनेशन को कॉम्प्लिकेट करके थोड़ा अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके लिखा गया, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो ऐसा कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है दैट इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल। अरे कहने की बात वही है, देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, चलो मैं यही एग्जांपल देख लो ना, एग्जांपल के अंदर बताओ जरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, बॉक्स के अंदर क्या है, मेटल के साथ में क्या है, लिगैंड। तो लिगैंड देखो कौन है, साइनाइड कितना बॉन्ड बनाता है, 1, ऐसे कितने हैं 6, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 डेटिव बॉन्ड बनेंगे मेटल के साथ में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो वो डेफिनेशन ऐसा कहता है कि सेंट्रल मेटल के साथ में साइनाइड, ऐसा लिखा गया है कि नहीं, साइनाइड 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 साइनाइड, यहाँ पे देखो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, 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 कार्बन बॉन्ड बना रहा है। तो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ डोनर एटम, हु इज डोनर एटम, कार्बन। कितने डोनर एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ डोनर एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वही हुआ ना, क्योंकि डोनर एटम होता है वही बॉन्ड बनाता है, एक डोनर एटम है एक ही बॉन्ड बनाएगा, कितने भी बड़े कंपाउंड में डोनर एटम एक ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं, अगर मैं कहूं इथिलीन डायमाइन, तो इथिलीन डायमाइन के अंदर, ठीक है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर था इथिलीन डायमाइन, तो ये देखिए डोनर एटम एक ही है नाइट्रोजन, यहाँ पर भी डोनर एटम एक ही है नाइट्रोजन, पर पूरे कंपाउंड के अंदर 2 बार डोनर साइट है, एक ये डोनर साइट है, एक ये डोनर साइट है, इसलिए ये बाइडेंटेड में गिना जाता है। पर ऐसा नहीं होता कि समझो अगर मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया H2O, ठीक है, ये थोड़ा बोर्ड मेसी हो गया बट ध्यान दो, H2O के पास में ना 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, तो क्या ये 2 बॉन्ड बनाता है, 2 में से किसी एक को ही वो मेटल की तरफ एक्सरसाइज करता है, दोनों को एक्सरसाइज करता नहीं है। तो इसका मतलब चाहे कितने भी लोन पेयर प्रेजेंट हो, एक एटम एक ही लोन पेयर एक्सरसाइज करता है मेटल की तरफ, पुश करता है मेटल की तरफ, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इंग्लिश अच्छा लिख करके डेफिनेशन दिया, बट मतलब वही होता है कि नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड आपने ढूंढ लिया तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो वो जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेट अस सी दैट डेफिनेशन। देखिए टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स इज the number of ligand donor atoms directly attached to it or the number of electron pair यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ी involved in coordination bond, involved in the coordinate bond। अरे बाबा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा मतलब ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि नहीं, तो अगर मैं कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 प्रेजेंट है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होंगी, 2 होंगी, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ हाई फाई डेफिनेशन लिखा है, बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि डेटिव बॉन्ड कितने हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर एक डोनर एटम है तो वो एक डेटिव बॉन्ड बनाता है, किसी लिगैंड के अंदर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है यानी 2 डोनर साइट है तो वो 2 डेटिव बॉन्ड बनाएगा यानी बाइडेंटेड हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको कोई पूछे डेफिनेशन क्या है सेंट्रल मेटल का तो आप ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन जो मैंने बताया है आपको वो लिखेंगे तो भी आपको कोई रॉन्ग दे सकता नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं, और वो पहला अटेम्प्ट, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज गिवन बाय वर्नर। तो वर्नर्स थियरी के बारे में हम पढ़ेंगे और टाइम रहेगा तो और क्लासिफिकेशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बट तब तक ये अच्छे से आप लर्न करके रखिएगा यहाँ तक, और जो एग्जाम्पल सॉल्व करने दिए थे वो ज़रूर करना। ऑलराइट।